आज जो है यहाँ इस लेक्चर में हम लोग थ्रेड कैंसिलेशन का जो इशू है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, थ्रेड को कैंसिल करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन बोलता है एसिंक्रोनस कैंसिलेशन। तो एसिंक्रोनस कैंसिलेशन में क्या है कि आप जिस किसी भी थ्रेड को टर्मिनेट करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको इमीडिएट टर्मिनेट कर दीजिए। जो दूसरा अप्रोच है टर्मिनेशन का उसको कहते हैं डेफर्ड टर्मिनेशन। और इस डेफर्ड टर्मिनेशन में क्या है कि हम लोग टारगेटेड थ्रेड को इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं करते हैं, हम एक मौका टारगेटेड थ्रेड को देते हैं जिससे कि वो अपने आप को खुद ही टर्मिनेट कर ले। तो अब बात ये उठती है कि ठीक है, ये तो दो तरीके हैं, इनमें क्या कमियां हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस एलोकेट कर रहा है, एक और रिसोर्सेस एलोकेट किए जा रहे हैं, किसको? तो एक थ्रेड को। रिसोर्सेस कौन एलोकेट कर रहा है? तो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी तरफ हमारा एप्लीकेशन उस थ्रेड को किल करने जा रहा है। अब क्या होगा? देखिए, किसी भी प्रोसेस को अगर हमें टर्मिनेट करना है तो होता क्या है कि जो भी रिसोर्सेज उसको दिए गए हैं उन रिसोर्सेस को वापस ले लिया जाए। ठीक है। अब इस केस में चूंकि रिसोर्सेस एलोकेट किए जा रहे हैं और हम लोग थ्रेड को किल करने जा रहे हैं, इस स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम क्लेम नहीं कर पाता है पूरी तरीके से कि जो रिसोर्सेज मैंने तुमको दिए हैं उन रिसोर्सेज को तुम मुझे वापस करो। दूसरा केस कुछ ऐसा होगा जिसमें अगर हम किसी थ्रेड को टर्मिनेट करने जा रहे हैं और थ्रेड इज वर्किंग ऑन अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, हो सकता है कि वो किसी डेटा को अपडेट कर रहा हो, या हो सकता है कि दो थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो उस सीन में भी हमारा थ्रेड जब टर्मिनेट होगा तो हमारा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। तो सिस्टम में एक अनस्टेबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। कब? जब हम लोग सिंक्रोनस टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड की बात करेंगे। जब हम लोग डेफर्ड टर्मिनेशन की बात करते हैं तो डेफर्ड टर्मिनेशन में क्या है? डेफर्ड टर्मिनेशन में हमने टारगेटेड थ्रेड को एक मौका दिया है कि तुम खुद ब खुद अपने आप को टर्मिनेट कर लो। जब हम ये मौका देते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें रहती हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एसिंक्रोनस टर्मिनेशन। तो हम लोग बेसिकली एक पॉइंट को सर्च कर रहे होते हैं जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन पॉइंट। कैंसिलेशन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब हम लोग किसी थ्रेड को टर्मिनेट करेंगे तो होगा क्या? तो या तो
हमको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा या फिर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है फ़ायदा जो है हम लोगों को मिलता है डेफर्ड कैंसिलेशन में, कि जो अनस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो रही थी एसिंक्रोनस कैंसिलेशन में, वो अनस्टेबिलिटी अब हमको डेफर्ड कैंसिलेशन में नहीं मिलेगी, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड a cancellation point and this is the point on which we can easily terminate a process, a thread। तो कैंसिलेशन पॉइंट पे हम लोग किसी थ्रेड को बड़े आराम से टर्मिनेट कर लेंगे और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हमको बैड इम्पैक्ट्स, जो भी हमको साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे थे एसिंक्रोनस टर्मिनेशन में, वो या तो डेफर्ड टर्मिनेशन में बिल्कुल नहीं दिखेंगे या फिर बहुत ही कम दिखेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें जो और जाननी चाहिए मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि द डिफ़िकल्टी विथ कैंसिलेशन अकर्स इन सिचुएशन where resources have been allocated to a cancelled thread, or if a thread was cancelled while in middle of updating data it is sharing with other threads. This becomes especially troublesome with asynchronous cancellation. The operating system will often reclaim system resources from a cancelled thread, but often will not reclaim all resources. Therefore, cancelling a thread asynchronously may not free a necessary system-wide resource. Alternatively, deferred cancellation works by one thread indicating that a target thread is to be cancelled. However, cancellation will occur only when the target thread checks to determine if it should be cancelled or not. This allows a thread to check if it should be cancelled at a point when it can safely be cancelled. P-threads refers to such points as cancellation points. Most operating system allows a process or thread to be cancelled asynchronously. However, the pthread API provides deferred cancellation. This means that an operating system implementing the pthread API will allow deferred cancellation। तो ये सारी बातें जो है कैंसिलेशन के इश्यूज में रही। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अब जो भी हमारी बातें होंगी वो होंगी सिग्नल हैंडलिंग को लेकर। ठीक है, तो उस एप्रोप्रिएट स्लाइड पे चलते हैं। तो उस एप्रोप्रिएट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए, स्लाइड सिग्नल हैंडलिंग। देखिए,
ये सिग्नल हैंडलिंग क्या है? हम लोगों को ये बात पता है कि सिस्टम में जब भी कोई इवेंट होता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है। अब उस सिग्नल का करना क्या है? तो सिग्नल का जो है दो ही तरीका हो सकता है इस्तेमाल करने का। या तो हम लोग सिग्नल को कंज्यूम कर लें या फिर हम लोग सिग्नल को इग्नोर कर दें। सिग्नल को इग्नोर करना भी एक फेनोमेना है, और अगर कोई सिग्नल जनरेट हुआ है तो हम उस सिग्नल को कंज्यूम भी करा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सिग्नल जनरेट कैसे होगा? तो सिग्नल तभी जनरेट होगा जब कोई इवेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग किसी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इवेंट दो जगहों पे हो सकता है। या तो इवेंट प्रोसेस के अंदर होगा तो सिग्नल जनरेट होगा, या फिर इवेंट प्रोसेस के बाहर कहीं होगा तो सिग्नल जनरेट होगा। तो किसी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में सिग्नल जनरेट होने के दो कारण हैं। फर्स्ट वन, एन इवेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द प्रोसेस। सेकंड, इवेंट इज टेकिंग प्लेस somewhere else, that is there exists an external source of event। तो इवेंट हुआ तो सिग्नल जनरेट होगा। अब इन सिग्नल को हमें बांटने की जरूरत है। तो अब हम बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ सिग्नल्स। इफ event is taking place inside a process, the generated signal is referred as synchronous signal। और अगर सिग्नल किसी बाहरी सोर्स से आ रहा है, इवेंट किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है जिसकी वजह से सिग्नल क्रिएट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिंक्रोनस सिग्नल। तो अब हम लोगों ने सिग्नल को डिवाइड कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि सिग्नल हैंडलिंग। तो सिग्नल हैंडलिंग में दो ही चीज़ें हैं। या तो किसी सिग्नल के लिए हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराने होंगे, या फिर हमें उस सिग्नल को इग्नोर कर देना होगा। तो इस तरीके से सिग्नल की हैंडलिंग होगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सिग्नल की हैंडलिंग कौन करेगा? Who is going to handle the signal? Who is going to execute codes for a particular signal? या who is going to avoid the generated signal? तो कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो ये काम करेगा? इस सवाल का जवाब है कि देयर एग्जिस्ट सिग्नल हैंडलर। एक सिग्नल हैंडलर एग्जिस्ट करता है, और उसी सिग्नल हैंडलर में हम लोग हैंडलिंग का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब मजे की बात है कि हैंडलर, सिग्नल हैंडलर जो है, इसको कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो सिग्नल हैंडलर कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट, और सिग्नल हैंडलर कैन बी प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर अब डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्शन कहा गया है वो होगा। और यूजर ने अगर
डेवलपर ने अगर प्रोसेस में अपना कोई सिग्नल हैंडलर रजिस्टर किया हुआ है तो किसी पर्टिकुलर सिग्नल के जनरेट होने पे वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे जो कि डेवलपर ने प्रोवाइड किया है। अब एक प्रश्न उठता है कि किसी प्रोसेस के साथ कितने सिग्नल हैंडलर हो सकते हैं। तो किसी भी प्रोसेस के साथ हम लोग एक या एक से ज्यादा सिग्नल हैंडलर रजिस्टर करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इवेंट्स अलग अलग होते हैं तो सिग्नल भी अलग अलग होंगे और हर सिग्नल को हैंडल करने के लिए हमें अलग अलग हैंडलर की जरूरत पड़ेगी। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। Every event is different. That's why every event will generate a different सिग्नल और हर सिग्नल की हैंडलिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर डेवलपर इन बातों का ख्याल रख रहा है तो डेवलपर को एडवांस में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉसिबल सिग्नल्स आ सकते हैं और हर सिग्नल के करस्पॉन्डिंग एक सिग्नल हैंडलर दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमने एक प्रोसेस को डिज़ाइन किया और मैंने सोचा कि यार गिरी से गिरी हालत में या मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स जो जनरेट हो सकते हैं वो हैं 10। तो हमने 10 अलग अलग सिग्नल के लिए 10 अलग अलग हैंडलर हमने बना दिए। ठीक है, 10 अलग अलग हैंडलर जो है हमने बना दिया और मुझे लगा कि भाई चलो इट इज ओके। अब जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था तो अचानक से एक ऐसा सिग्नल जनरेट हुआ जिसके बारे में डेवलपर ने सोचा ही नहीं। देन व्हाट विल हैपन? इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफॉल्ट हैंडलर है दैट विल बी एक्टिवेटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट हैंडलर उस सिग्नल को कंज्यूम करेगा। अब यहां से कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी कि जो स्पेसिफिक हैंडलर्स दिए गए हैं वो अपने टाइप के स्पेसिफिक सिग्नल की ही हैंडलिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सिग्नल हैंडलर किसी दूसरे सिग्नल को हैंडल कर ले। ठीक है, और अगर कोई एप्रोप्रिएट सिग्नल हैंडलर प्रोसेस के साथ रजिस्टर नहीं है तब क्या होगा? तब इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिग्नलर होगा जिसको हम लोग डिफॉल्ट सिग्नलर कहते हैं वो जनरेटेड सिग्नल को कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसी चीज को रिलेट करता हूं एक क्रिकेट मैच से। तो जो बैट्समैन है उसने एक शॉट खेला और बॉल जो है बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। तो उस बॉल के पीछे कौन भागेगा? तो उस बॉल के पीछे वो फील्डर भागेगा जो उस बॉल के बहुत करीब होगा। ऐसा नहीं है कि उस बॉल के पीछे 11 खिलाड़ी जो है भागना शुरू कर देंगे। तो हु विल हैंडल द बॉल? जो उस बॉल के सबसे करीब होगा वो उस बॉल को हैंडल करने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए, क्लोजनेस। तो जो हैंडलर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा वो सिग्नल हैंडलर उस सिग्नल की हैंडलिंग करेगा। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं
अपने पुराने उसके तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हमने कहा कि सिग्नल कैसे है। तो सिग्नल जो है सिंक्रोनस भी है और एसिंक्रोनस भी है। तो जब एसिंक्रोनस सिग्नल की बात होगी तो भी हैंडलर एक्टिवेट होगा, और जब बात होगी सिंक्रोनस सिग्नल की तो भी हैंडलर हमारा क्या होगा, एक्टिवेट होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को मेमोरी में हमने स्टोर किया है तो वो प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के मेमोरी एरिया को एक्सेस नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को ऐसी एक फैसिलिटी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी फेंसिंग टेक्निक, जिसमें ये बता दिया जाता है कि दिस इज द एड्रेस स्पेस एरिया फॉर दिस प्रोसेस, दिस इज एरिया फॉर अनदर प्रोसेस, और कोई भी प्रोसेस अपने वैलिड एड्रेस स्पेस के बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई प्रोसेस ऐसी कोई हरकत करता है, इफ अ प्रोसेस tries to access the memory area of another process, it is violation of the security। तो जब ये ऐसी कोशिश होगी तो एक इवेंट जनरेट होगा, और जो इवेंट जनरेट होगा उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग एक सिग्नल भी जनरेट होगा, और उस सिग्नल की हैंडलिंग हमको करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये घटना कहाँ हो रही है, ये हो रही है प्रोसेस के अंदर। तो ये कैसा सिग्नल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज सिंक्रोनस सिग्नल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं डिवीजन बाय जीरो हो रहा है, डिवीजन बाय जीरो, और ये घटना एक सिग्नल को जनरेट करेगी। तो ये जो सिग्नल है इसको भी हम लोग बोलेंगे कि इट इज सिंक्रोनस सिग्नल। एसिंक्रोनस सिग्नल की बात करें तो एसिंक्रोनस सिग्नल का मतलब क्या है कि कोई एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर रहा है और हमने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया। ये जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोग्राम है, वो मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया। ऐसा अक्सर होता भी है, प्रोग्राम अक्सर इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो ऐसी घटनाएं होती थी, प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा था। अब हमको प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो प्रोग्राम को अगर हमें टर्मिनेट करना है तो हमें कुछ सिग्नल्स जो हैं वो क्या करने होंगे, जनरेट कराने होंगे। तो हमने कंट्रोल प्लस ब्रेक प्रेस किया। तो कंट्रोल प्लस ब्रेक जब मैंने प्रेस किया तो हुआ क्या,
एक सिग्नल जनरेट हुआ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे ये सिग्नल किसने जनरेट किया। तो यहाँ पे जो है सिग्नल जनरेट किया है हमारे कीबोर्ड ने, और जैसे ही कंट्रोल प्लस ब्रेक नोटिफाई हुआ मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप से बाहर आ गया और टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज केस ऑफ एसिंक्रोनस सिग्नल। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे डास प्लेटफॉर्म पे हम फाइल को कॉपी कर रहे हैं, या हम डास प्लेटफॉर्म पे एक फाइल में किसी कंटेंट को राइट कर रहे हैं। तो कंटेंट को जब हम लोग राइट कर रहे हैं तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा जब हमें बताना पड़ेगा कि हमने अपनी चीज़ों को राइट कर दिया है, यानी हमें एंड ऑफ फाइल EOF की बात करनी पड़ेगी। तो EOF करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें कंट्रोल प्लस जेड अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये माना जाएगा कि यू हैव जनरेटेड एंड ऑफ फाइल। तो जितना कंटेंट होगा उस फाइल में सेव हो जाएगा। अब जरा देखिए कि जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस F जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। तो सीन ये हो रहा है कि हमारा फाइल में राइट करने वाला जो ऑपरेशन है उसने इसको नोटिफाई किया और उसने कहा कि दिस इज एंड ऑफ फाइल, और अब हमको क्या करना चाहिए, तो अब हमको ये राइट करने वाला प्रोसेस जो है रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्नल हैंडलिंग की बात हो रही है। तो सिग्नल हैंडलिंग हैंडलर कौन प्रोवाइड करेगा, तो हैंडलर दो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है और एक प्रोसेस को क्रिएट करने वाला प्रोवाइड कर सकता है। किसी प्रोसेस के साथ कितने हैंडलर हो सकते हैं, तो n हो सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है कि हर एक हैंडलर एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों को हैंडल करेगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर भी तो अलग अलग है, कोई दांत का है, ठीक है, कोई हार्ट का है, कोई लीवर का है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लीवर वाले के पास जाके और कहें कि भाई साहब हमारे दांत में दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए, तो वो तो नहीं देगा। तो हर स्पेसिफिक इवेंट की हैंडलिंग एक स्पेसिफिक हैंडलर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक जनरल पर्पस हैंडलर है और वो सारे इवेंट की हैंडलिंग करेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये दो बड़े शानदार इश्यूज रहे और इनको जो है हम लोगों ने आज एक्सप्लोर किया है। अब अगले इशू में जो है हम लोग थ्रेड पूल की बात करेंगे, ठीक है, और जावा थ्रेड्स का हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।